हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। आज हम रजिया के लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में शेष हिस्से को इस लेक्चर के डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में हमने रजिया के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के सिंहासनारोहण को, उसके बाद रजिया के सिंहासनारोहण की विभिन्न घटनाओं को, रजिया के सिंहासनारोहण के साथ ही जो उसका विरोध हुआ प्रांतीय इक़्तिदारों के द्वारा उसको और उसका दमन रजिया ने किस तरह से किया वो सब डिस्कस किया था। और उसके बाद सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए और जो प्रांतीय इक़्तिदार और जो तुर्क गुलाम सरदार थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो रजिया ने कार्य किए उनको डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में रजिया के सुल्तान बनने के बाद निरंकुश सत्ता को स्थापित करने के लिए, सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करने के लिए जो शेष कार्य थे उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सही मायने में उसके पतन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। और उसके बाद उसके पतन की घटनाओं को डिस्कस करेंगे और फिर हम रजिया के पतन के कारणों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले सुल्तान के रूप में जो रजिया के जो शेष कार्य थे, या दूसरे शब्दों में कहें कि ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए भी जो रजिया के कार्य थे तो उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उनमें सबसे पहले मैं रणथंभौर और ग्वालियर के विरुद्ध जो अभियान थे रजिया के शासनकाल में उनके विषय में बता देती हूँ। रणथंभौर और ग्वालियर पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया था। जब मैंने इल्तुतमिश को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि वो राजपूतों से इल्तुतमिश ने ले लिए थे, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल की अव्यवस्था का लाभ उठाकर रणथंभौर में जो चौहान राजपूत थे उन्होंने उस किले को घेर लिया, रणथंभौर के किले को, और तुर्क सेना उसमें फंस गई। रजिया ने अपनी सेना वहाँ पर भेजी रणथंभौर में, लेकिन रजिया रणथंभौर के किले पर अधिकार करने में असफल रही। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जो वहाँ तुर्की सेना फंसी हुई थी तो उसको सुरक्षित वो वहाँ से निकाला जा सका। ये एक सफलता रजिया की कह सकते हैं। लेकिन रणथंभौर अभियान की दृष्टि से देखें तो वो असफल था और राजपूतों का रणथंभौर के किले पर अधिकार हो गया। तो इसमें भी जो तुर्क अमीर वर्ग था वो रजिया से असंतुष्ट हुआ, रजिया की इस नीति से। अब ग्वालियर के बारे में बात करें तो ग्वालियर भी जो था वो तुर्क अधिकारी के पास था, लेकिन ये जो तुर्क अधिकारी यहाँ पर था ये रजिया के खिलाफ था। तो रजिया और उसके बीच में एक तरह से संघर्ष की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजपूतों ने ग्वालियर के किले पर भी अधिकार कर लिया। तो रजिया अपने शासनकाल में ना तो रणथंभौर पर अधिकार कर पाई और ना ही वो ग्वालियर के किले पर अधिकार कर पाई। तो भले ही मिनाज सिराज ने ये कहा था कि रजिया का जो शासन है वो एक छत्र, जो उसका जो सत्ता है वो लखनौती से लेकर देवल तक स्थापित हो गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो राजपूत हैं, या दूसरे शब्दों में कहें जो हिंदू जो शासक हैं, वो फिर से एक तरह से शक्तिशाली रजिया के शासनकाल में बन गए थे। अब रजिया का निरंकुश सत्ता को स्थापित करने के लिए या ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए जो कार्य थे तो उसमें हम देखते हैं कि रजिया जो है वो शुरुआत में अपने पक्ष में गुट बनाने के लिए और अपने विरोधियों को कमज़ोर करने के लिए, तुर्क गुलाम सरदारों को कमज़ोर करने के लिए जो उसने कोशिशें की, तो वो केवल उनसे संतुष्ट नहीं थी कि उसने अपने फेवर के लोगों को बड़े बड़े पद दिए, गैर तुर्कों को भी योग्यता के आधार पर शासन में पद दिए। वो इससे एक स्टेप आगे बढ़ी और सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए उसने अपने व्यवहार में और अपनी वेशभूषा में, परिधान में, दोनों में ही उसने परिवर्तन किया। पर्दे को उसने त्याग दिया, वो पुरुषों के कपड़े पहनकर आने लगी और जो जनता के सामने भी वो बिना पर्दे की वो जाने लगी, खुला दरबार वो लगाने लगी, शिकार और घुड़सवारी करना उसने आरंभ कर दिया। सेना का संचालन खुद करती थी, हाथी पर बैठती थी और वहाँ पर भी वो पर्दा धारण नहीं करती थी। तो इस तरह से रजिया का जो ये व्यवहार था वो निश्चित रूप से जो प्रतिक्रियावादी या दूसरे शब्दों में कहें जो रूढ़िवादी मुस्लिम वर्ग था तो वो तो निश्चित रूप से उससे असंतुष्ट हुआ। उसमें उलेमा वर्ग भी थे, लेकिन यहाँ पर तुर्क जो अमीर वर्ग है वो भी धीरे धीरे रजिया के खिलाफ एकजुट होने लगा। लेकिन सही मायने में जो असल कारण था उनके असंतोष का, तुर्क सरदारों का, जो तुर्क गुलाम सरदार थे, तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्य, जिनमें प्रांतीय इक़्तिदार भी थे और दिल्ली के अधिकारी भी उसमें शामिल थे, तो ये मुख्य कारण उनका नहीं था। सही मायने में जो रजिया के द्वारा जो ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए और उसकी शक्ति को निरंकुश बनाने की जो कोशिशें थी वो तुर्की जो सरदार थे उनकी प्रतिष्ठा, उनके अधिकारों और शक्ति के लिए खुली चुनौती थी। वो अमीर जो पुरुष सुल्तान के समक्ष भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें एक महिला की शक्ति का हस्तगत करना इस तरह से वो कैसे सहन हो सकता था। तो इसीलिए
उन्होंने रजिया के इन सारे कार्यों का विरोध करना शुरू किया और उनको उसने एक तरह से उसके चरित्र पर, इसी आधार पर रजिया के जो तौर तरीके थे उसके चरित्र पर लांछन लगाना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये असंतोष को और एक जो प्रमुख जो आधार मिल गया उनको, वो जमालुद्दीन याकूत जो हबशी था और जिसका मैंने बताया था कि उसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया, तो अब उसको भी उन्होंने साथ में जोड़ लिया और उसके प्रति जो रजिया का अनुराग था या यूँ कहें कि निर्भरता थी, तो उसमें भी उसको आधार मानकर इन्होंने रजिया के चरित्र पर लांछन लगाना आरंभ कर दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मध्यकाल का जो उस समय जो दौर था, वहाँ पर जो आम जनता है, दिल्ली की जो जनता है, उसको भी कहीं ना कहीं रजिया के इस व्यवहार से आपत्ति होनी चाहिए थी अगर ये गलत होता तो। लेकिन वो रजिया के हमेशा साथ रही। रजिया का उन जनता के सामने बिना पर्दे के जाना, तो उसमें भी दिल्ली की जनता उसके साथ थी। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो कहीं ना कहीं आगे आ रही थी सामने। अगर सही मायने में देखें तो जो तुर्क गुलाम सरदार थे उनके सामने केवल रजिया को गद्दी से उतारने का प्रश्न नहीं था, बल्कि उनके सामने जो असल प्रश्न जो था वो सुल्तान की सत्ता के विरुद्ध अमीरों की शक्ति को स्थापित करने का था। और रजिया को गद्दी से उतारने के लिए उनके पास और कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि रजिया बहुत कुशलता से शासन कर रही थी। तो उन्होंने इन आधारों पर उस पर लांछन लगाना आरंभ कर दिया। अब रजिया की शासन में जो मंगोल नीति थी उसके विषय में बता देती हूँ मैं। 1238 में जो गजनी और बामियान के जो खारिज्म के शाह का जो सूबेदार था मलिक हसन कार्लूग, उसने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी। तो रजिया ने बिल्कुल स्टूडेंट जैसे कि इल्तुतमिश ने किया था, तो उसी तरह से उनसे सहानुभूति तो प्रकट की। इवन जो बरन यानी बुलंदशहर था उसकी आय भी हसन करलूक को देने का वायदा किया, लेकिन उसने मंगोलों के विरुद्ध उसको सहायता नहीं दी। तो इस तरह से इल्तुतमिश की तरह उसने भी मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। तो यहाँ भी अपनी कूटनीतिक क्षमता का उसने परिचय दिया। स्टूडेंट्स, जिस तरह से रजिया ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए, अपनी निरंकुश सत्ता को कायम करने के लिए जो कार्य किए, जिस कुशलता से उसने शासन का संचालन किया और जिस तरह से उसने अपने व्यवहार और वेशभूषा में परिवर्तन किया, तो उसने एक तरह से जो तुर्क गुलाम सरदार थे उनकी किसी भी तरह से उसने परवाह नहीं की। तो ये साफ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो तुर्क गुलाम सरदार थे उनको अपनी सत्ता अपने जाती हुई दिखी बिल्कुल, और उनको लगा कि उनकी किसी भी तरह की कोई मनमानी नहीं चलेगी। कहाँ तो वे सुल्तान को बनाने वाले और उनको हटाने वाले अपने आप को समझने लगे थे, लेकिन रजिया ने उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं को एक तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया। तो ये उनको किसी भी तरह से मंजूर नहीं था। तो अब रजिया के खिलाफ जो है वो एकजुट होने लगे, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था। और उलेमा वर्ग जो था वो भी उनके साथ हो गया, क्योंकि उलेमा वर्ग को भी और जो बाकी जो प्रतिक्रियावादी जो मुसलमान थे तो वो भी रजिया के खिलाफ इनके साथ थे। तो उसके विरोध में एक गुट बना, रजिया के खिलाफ षड्यंत्रों की शुरुआत हो गई, विद्रोह करने की तैयारी हो गई। और ये जो विद्रोह था करने की, या जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा था रजिया के खिलाफ, तो वो तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा के सदस्य थे जो षड्यंत्र रच रहे थे। और उनमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वो लोग थे जो रजिया की, जिनको विशेष कृपा मिली थी, जो रजिया की कृपा से बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुँचे थे। और इन षड्यंत्रों में जो प्रमुख षड्यंत्रकारियों में प्रमुख थे वो था एतगीन, कबीर खान और अल्तुनिया। एतगीन जिसे रजिया ने पहले बदायूं का इक़्तिदार बनाया था और फिर अमीर हाजिब का प्रमुख पद दिया था, कबीर खां जिसको उसने लाहौर की इक़्तिदारी दी थी, और अल्तुनिया जिसको भटिंडा की इक़्तिदारी दी थी। तो ये, और इन षड्यंत्रकारियों का जो नेता था वो था एतगीन इसमें भी। तो यहाँ पर ये जो षड्यंत्रकारी थे ये बहुत अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ थे कि रजिया को हम दिल्ली में नहीं हरा सकते। रजिया के महल पर आक्रमण करके, दिल्ली पर आक्रमण करके रजिया को गद्दी से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि दिल्ली के जो सैनिक अधिकारी हैं और जनता है वो पूरी तरह से अभी भी रजिया के साथ है। तो इसीलिए उन्होंने इस जो प्लानिंग की वो इस तरह से की कि रजिया को दिल्ली से बाहर निकाला जाए, सेना उसके साथ जाए, और तब वो वहाँ पर उस तरह का विद्रोह करके रजिया को हटाएं, गद्दी से हटाने की उन्होंने कोशिश की। तो इन्हीं कोशिशों में 1240 में लाहौर के इक़्तिदार कबीर खां ने विद्रोह किया सबसे पहले।
रज़िया बिल्कुल भी घबराई नहीं और वो अपनी सेना को लेकर बहुत तेज़ी से वो इस विद्रोह को दबाने के लिए निकली, कबीर खां के विद्रोह को, और बहुत तेज़ी से उसने कबीर खां पर आक्रमण किया। और इसमें ये सब इतनी शीघ्रता में हुआ कि कबीर खां को जो और षड्यंत्रकारी थे उनसे उसको कोई सपोर्ट इतनी जल्दी नहीं मिल सका। रज़िया ने कबीर खां को हराया, इस विद्रोह का दमन किया। कबीर खां अपनी जान बचाकर भागा, रज़िया ने उसका पीछा किया, लेकिन चिनाव के पार मंगोलों के आक्रमण का खतरा था, तो कबीर खां को मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा। और यहाँ पर रज़िया ने एक तरह से उससे लाहौर की जो इक़्तिदारी थी वो तो छीन ली, लेकिन मुल्तान की इक़्तिदारी उसको दे दी इसके बदले में। तो ये रज़िया ने कहीं ना कहीं फिर भी उसके खिलाफ बहुत सख्त कदम नहीं उठाया, भले ही उसे लाहौर की इक़्तिदारी उसने छीन ली थी। अभी रज़िया को इस विद्रोह का दमन किए आए कुछ ही दिन हुए थे, लगभग 10 से 15 दिन के भीतर ही फिर जो भटिंडा का इक़्तिदार था अल्तुनिया, ये एतगीन का, इख्तियारुद्दीन एतगीन का बहुत क्लोज फ्रेंड भी था, और इसके बारे में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये रज़िया के भी बचपन का दोस्त था। तो इसने रज़िया के खिलाफ दूसरा विद्रोह किया। इस बार ये पूरी तैयारी के साथ थे। जो तुर्क जो गुलाम सरदार थे, चालीसा के जो सरदार थे, एतगीन, कबीर खां और जो बाकी जो अधिकारी थे, और वो रज़िया इस विद्रोह को दबाने के लिए भी गई। जब वो भटिंडा के किले के बिल्कुल सामने थी रज़िया, तो वहाँ पर जो तुर्क सरदार थे जो उसके साथ थे, उन्होंने ही उसको धोखा दिया, और जो रज़िया जिस पर बहुत निर्भर थी, जो सबसे वफादार था रज़िया का, जमालुद्दीन याकूत, उसका वध कर दिया गया। तो उसका वध करती ही जो रज़िया की जो शक्ति थी वो बहुत कमज़ोर हो गई, और यहाँ पर रज़िया को उन्होंने पकड़ लिया, उसके खिलाफ विद्रोह किया और भटिंडा के किले में उसको कैद कर दिया। रज़िया के कैद हो जाने की सूचना पाती जो षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने तुरंत दिल्ली में इल्तुतमिश के तीसरे बेटे मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, जो रज़िया का भाई था। और ये पहले ही डिसाइड कर चुके थे, जो उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र रचा था, तो उसमें से पहले ही डिसाइडेड था कि रज़िया को जब बाहर ले जाकर, रज़िया को जब उसका पतन होगा या उसको कैद किया जाएगा, तो उसके बाद रज़िया के पतन के बाद बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो प्री डिसाइडेड था ये। और यहाँ पर जो षड्यंत्रकारियों का नेता था एतगीन, वो उसको, क्योंकि वही इस षड्यंत्रकारी जो दल था उसका वो नेता था, तो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह 1240 में गद्दी पर बैठा, और उसने नायब-ए-मामलिकात का एक महत्वपूर्ण जानकारी है स्टूडेंट की, अभी तक ये पद कहीं नहीं है, लेकिन मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में एक नया पद जो दिखाई देता है, जो वज़ीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो था नायब-ए-मामलिकात, जिस पर आगे देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में बलबन जिस पद पर दिखाई देता है। तो इस नवीन पद का सृजन किया गया। हालांकि जो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह था वो एतगीन के व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, तो उससे असंतुष्ट होकर बहराम शाह ने 2 महीने के अंदर ही एतगीन का वध करा दिया था, उसकी हत्या करा दी थी। तो इस तरह से जो रज़िया है उसको कैद किया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्रोह की सफलता के बावजूद जो अल्तुनिया था, क्योंकि पतन किसकी वजह से हुआ, भटिंडा में अल्तुनिया के विद्रोह की वजह से, लेकिन अल्तुनिया को जब बंटवारा हो रहा था पदों का दिल्ली में, तो अल्तुनिया को किसी ने नहीं पूछा, उसको उसकी इच्छा अनुसार पद नहीं मिला। और उसका जो दोस्त था एतगीन, उसकी हत्या के बाद तो उसे कोई उम्मीद भी नहीं रही किसी अच्छे पद की, तो उसने रज़िया से विवाह कर लिया। और ऐसा करने से रज़िया को भी ये लगा कि अब वो वापस अल्तुनिया की मदद से अपना सिंहासन वापस पा सकती है। तो दोनों ही ने मिलकर वो अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर गए। बहराम शाह से जो सरदार जो असंतुष्ट थे, तो वो भी कुछ एक रज़िया से मिल गए, और यहाँ पर अल्तुनिया ने जो सेना कुछ और इकट्ठी की, उसमें खोकर राजपूत जो जाट थे वो भी उसके साथ मिल गए। तो एक अच्छी खासी सेना की संख्या लेकर वो दिल्ली की ओर बढ़े। लेकिन दिल्ली की जो संगठित सेना थी उसके मुकाबले में इनकी जो सेना थी, क्योंकि उधर से जब बहराम शाह को पता चला तो उसने भी अपनी दिल्ली से सेना भेजी, तो रज़िया और अल्तुनिया की सेना दिल्ली की सेना से हारी और उनको वापस भटिंडा की ओर लौटना पड़ा। तो जब वो वापस लौट रहे थे तो कुछ सैनिकों ने तो उनका साथ छोड़ दिया रास्ते में। माना जाता है कि जब वो रेस्ट कर रहे थे कैथल के पास, तो कुछ हिंदू डाकुओं ने रज़िया और अल्तुनिया का 13 या 14 अक्टूबर डेट आती है 1240 को, उनकी
हत्या कर दी जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो इस तरह से लगभग अप्रैल के महीने में तो रज़िया का जो दूसरा विद्रोह हुआ था उसमें उसका पतन हो गया था, उसको गद्दी से हटा दिया गया था और अक्टूबर के 13-14 अक्टूबर 1240 में रज़िया की हत्या कर दी गई। स्टूडेंट, रज़िया के पतन के कारणों को लेकर इतिहासकारों में विवाद है और उसमें जो रज़िया के पतन के जो कारण थे उसको लेकर जो 3 बातें आती हैं। रज़िया के पतन का कारण क्या दुष्चरित्र स्त्री होना था, क्या रज़िया के पतन का कारण उसका स्त्री होना था, या फिर रज़िया का पतन जो है वो तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। तो ये तीनों बातें हैं और ये जो विवाद है ये इसलिए है क्योंकि जो उस दौर के यानी मध्यकालीन जो इतिहासकार थे उन्होंने भी अलग अलग जो वजह रज़िया के पतन की दिखाई देती है उनके वर्णन में भी, और फिर उसी आधार पर जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनमें भी रज़िया के पतन को लेकर एक विवाद रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रज़िया के पतन का कारण क्या दुष्चरित्र स्त्री होना था। तो अगर हम इस बात को देखें तो मध्यकाल के इतिहासकारों में इसामी जो है उसने रज़िया और जमालुद्दीन याकूत का जो अनुचित प्रेम संबंध एक तरह से बताया है और वहाँ पर वो रज़िया के चरित्र पर उस तरह का आरोप लगाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसामी जिसकी रचना फुतूह सलातीन थी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रज़िया और या उस इल्तुतमिश के वंश के बारे में मिलती है उसकी रचना से, लेकिन वो कहीं भी ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाता जिससे रज़िया के चरित्र पर कोई उस तरह का लांछन लगाया जाए। दूसरा, जो फरिश्ता मध्यकाल का जो इतिहासकार है वो भी रज़िया पर इसी तरह से याकूत के साथ जो उसकी घनिष्ठता थी तो उसको लेकर वो उस पर आरोप लगाता है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण उसके पास भी नहीं है। उसमें वही बातें आती हैं कि उसका सहारा लेकर रज़िया घोड़े पर बैठती थी और उस पर निर्भर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने सबसे करीब से इल्तुतमिश के वंश को देखा और जो उनके सबसे करीब रहा इल्तुतमिश के वंश के मिन्हाजुस सिराज जिसकी रचना तबकात नासिरी थी, तो वो रज़िया और जमालुद्दीन याकूत इन दोनों के संबंधों को वो निष्कलंक बताता है। वो कहीं भी उसके वर्णन में रज़िया के चरित्र को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो रज़िया के पतन का कारण दुष्चरित्र स्त्री होना तो बिल्कुल भी नहीं मानते। और वैसे भी अगर हम ये देखें कि रज़िया उस पर निर्भर थी तो वहाँ पर रज़िया की उस पर निर्भरता भी अपनी तरह से ऑब्वियस थी, क्योंकि रज़िया के पिता की मृत्यु हो चुकी थी इल्तुतमिश की, और जो भाई थे वो खुद उसके खिलाफ षड्यंत्रों में रचे हुए थे। जिस तरह का दिल्ली सल्तनत का और जो इस्लामी जो शासन में जिस तरह का था कि शक्ति का सिद्धांत था और आपस में रक्त संबंधों में भी रक्त बहाने में गद्दी को हथियाने के लिए कोई संकोच नहीं होता था। मध्यकाल का जो दौर था तो वहाँ पर वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, अपने परिवार के सदस्यों पर भी वो भरोसा नहीं कर सकती थी। तो ना ही तुर्क गुलाम सरदारों का, जैसा कि मैंने उनका तो बताया थी, वो तो किसी तरह से भरोसे के लायक ही नहीं थे। तो यहाँ पर जो सबसे भरोसेमंद था उसके लिए वो जमालुद्दीन याकूत था। रज़िया का विवाह हुआ नहीं था तो जाहिर है कि उसकी उस पर जो निर्भरता थी वो होनी ऑब्वियस थी। तो कहीं पर भी रज़िया को उस लिहाज से चरित्रहीन स्त्री नहीं बताया जा सकता। उसमें ये ज़रूर था कि जो उस समय जो तुर्क गुलाम सरदारों ने जो जिस तरह से उसके चरित्र को एक तरह से कटघरे में रखकर उसके खिलाफ विरोध किया, तो उसकी वजह ये थी क्योंकि उनको रज़िया में और कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी और रज़िया जो है वो बहुत कुशलता से शासन का संचालन कर रही थी। दिल्ली की जनता और सैनिक अधिकारी उसके साथ थी। तो अब उन्हें कोई बहाना अगर मिला था तो वो यहाँ पर मिला। एक तरह से कहना चाहिए कि उन्होंने इसमें एक बहाना खोजा, क्योंकि स्त्री है तो चाहे वो उसमें सारी काबिलियत हो, तो अगर उसको कमज़ोर करना है, अगर उसको सत्ता से हटाना है, उसकी शक्ति को कमज़ोर करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके चरित्र पर लांछन लगा दिया जाए। तो यही सब उन तुर्क गुलाम सरदारों ने भी किया। अब ये माना जाता है कि रज़िया के पतन का कारण स्त्री होना था। तो वही जो बात जो मैं अभी यही बात कह रही हूँ कि रज़िया के पतन का कारण जो इतिहासकार कहते हैं कि रज़िया जो है वो स्त्री थी, इसीलिए जो तुर्क अमीर थे वो किसी स्त्री के अधीन वो शासन नहीं करना चाहते थे। उनके पुरुषत्व को एक चुनौती थी और इसीलिए वो रज़िया के खिलाफ हुए। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। जो तुर्क गुलाम सरदार थे वो रज़िया के खिलाफ उस लिहाज से नहीं थे। अगर आगे का अगर हम इतिहास देखें कि रज़िया के बाद भी असल चीज़ ये थी कि रज़िया अगर उनके हिसाब से चलती, तुर्क गुलाम सरदारों के हिसाब से चलती, तो उनके स्त्री होने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो उनकी पपेट बनकर या कठपुतली बनकर रहती। भारत में अगर हम देखते हैं
कि रज़िया या जो मुस्लिम इस्लामिक शासन में ये एक नई बात थी। इस्लाम के समर्थकों के लिए किसी महिला का गद्दी पर बैठना एक नई बात थी, लेकिन सही मायने में देखें तो इस्लाम के इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं थी कि कोई स्त्री, कोई महिला गद्दी पर बैठी। मिस्र में, ईरान में और ख्वारिज्म के जो साम्राज्य थे तो वहाँ तो स्त्रियों ने शासन सत्ता को संभाला था, कुशलता से संचालन भी किया था। भारत में भले ये नई बात थी, तो केवल ये कहना कि स्त्री थी और ये इस्लामी परंपरा के भी खिलाफ था तो इसीलिए सब उसके खिलाफ थे, तो ये सही नहीं लगता। क्योंकि जब वो सिंहासन पर बैठी थी तो तब उलेमा वर्ग ने भी कहीं ना कहीं वो चुप था, उसका विरोध नहीं किया था। और इवन अगर ये इतना ही गलत होता तो दिल्ली की मुस्लिम जनता और सैनिक अधिकारी भी उसको सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पर शुरुआत में भी उसके गद्दी पर बैठते ही कुछ इक़्तिदारों ने उसका विरोध किया, लेकिन बाकी उसके फेवर में आ गए थे। पर धीरे धीरे जैसे करके उसने अपनी सत्ता को अपने हाथों में लेना शुरू किया, निरंकुश सत्ता की स्थापना की शुरुआत की, तो उसके खिलाफ विरोध होना शुरू हुआ उसका। और फिर उसके बाद स्त्री के आधार पर उसके चरित्र पर फिर लांछन लगाने शुरू हुए। यहाँ ये जो बात कही जाती है कि रजिया का स्त्री होना, ये उस समय का जो इतिहासकार था मिनहाज उस सिराज, उसके कथन पर भी कहा जाता है। मिनहाज ने ये कहा था तबकात नासिरी में कि रजिया के बारे में कि रजिया में एक व्यक्ति और शासक के जो आदर्श गुण थे वो सभी थे, लेकिन उसका स्त्री होना एक ऐसी कमजोरी था जो उसके पतन का कारण बन गया। ऐसा मिनहाज उस सिराज ने कहा था। उसने लिखा था कि वो एक महान शासिका, बुद्धिमान, ईमानदार, उदार, शिक्षा की पोषक, न्याय करने वाली, प्रजापालक और युद्ध प्रिय थी। उसके बाद फिर वो आगे कहते हैं कि उसमें वो सारे प्रशंसनीय गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। लेकिन आखिर में फिर वो ये कहते हैं कि लेकिन ये सारे गुण किस काम के, जबकि वो एक स्त्री थी, यानी महिला थी वो, इसलिए उसमें तमाम जो क्वालिटीज़ थी एक शासक बनने की, तो वो किसी भी काम की नहीं थी। लेकिन मिनहाज उस सिराज ने किस रूप में कहा, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये उस समय के ये समाज पर एक तरह का व्यंग है कि स्त्री में अगर सारी ही काबिलियत हो, लेकिन अगर वो महिला है तो बहुत आसान है उसको गद्दी से हटा देना। पर हालांकि मिनहाज उस सिराज इस लिहाज से कह रहा था कि वो महिला थी, इसीलिए उन्हें मंजूर नहीं था और ये इस्लामी परंपरा के खिलाफ था। लेकिन ये सही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि और जगह भारत के बाहर इस्लामिक शासन में स्त्रियों ने शासन किया था। तो रजिया के पतन का कारण स्त्री होना भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अब हम आते हैं तीसरी वजह पर रजिया के पतन के कारण की। तो जैसे कि स्त्री होना, कुल मिलाकर ये बता देते हैं कि रजिया के पतन का कारण स्त्री होना था। तो कुछ इतिहासकारों ने माना भी, उसी मध्यकालीन इतिहासकारों के आधार पर भी और मिनहाज उस सिराज के स्टेटमेंट के आधार पर भी, कि एक स्त्री के अधीन जो शासन करना वो तुर्क अमीरों के पुरुषत्व को चुनौती था। लेकिन सही मायने में हम देखें तो ये जो संघर्ष था रजिया और तुर्क गुलामों के बीच में, ये संघर्ष एक महिला के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि ये संघर्ष था तुर्की जो सरदार थे या सामंतवाद था और राजतंत्र के विरुद्ध। ये टकराव इन दोनों के बीच में था। अगर हम देखें कि जो मध्यकाल था, जो इस्लामिक शासन था, उसका पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि जो तुर्क जो अमीर वर्ग था और जो उलेमा थे, वो सुल्तान और शासक को वो अपने हाथों की कठपुतली बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। और जब कभी भी सुल्तान कमज़ोर हुआ, विलासी हुआ, निकम्मा हुआ, तो ये जो अमीर वर्ग था उसने सत्ता का उपभोग हमेशा किया। और इवन हम आगे मुग़ल पीरियड में भी देखते हैं, सल्तनत काल में तो ये दिखाई देता है, और वही वास्तविक शासक बना रहा। यहाँ पर हम देखें इल्तुतमिश के वंश में कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के मामले में भी यही हुआ। फिर रज़िया के मामले में रज़िया ने जैसे ही शासन सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित करना शुरू किया तो रज़िया के खिलाफ हो गए। उसके बाद उन्होंने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। ये इस बात का प्रमाण है कि बहराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन जब बहराम शाह ने शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी शुरू की तो वो भी उनको मंजूर नहीं था, तो बहराम शाह को गद्दी से उन्होंने हटा दिया। उसके बाद उन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह ने जब शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी शुरू की तो उसको उन्होंने गद्दी से हटा दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। और नासिरुद्दीन महमूद इस बात को समझ गया था, जो इल्तुतमिश के वंश का आखिरी शासक था, कि वो भी अगर अपने हिसाब से चलेगा तो उसका भी सफाया ये लोग कर देंगे। तो इसीलिए उसने लगभग 19-20 साल का शासन वो करता रहा, केवल इसीलिए क्योंकि वो तुर्कानी चहलगानी संगठन के सदस्यों का पपेट बनकर रहा, कठपुतली सुल्तान बनकर रहा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि असल जो टकराव था वो एक तरफ था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ थी तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। और इसमें जो जीत हुई वो तुर्क अमीरों की
महत्वाकांक्षा की जीत हुई। तो सही मायनों में जो रज़िया की जो योग्यता थी और जिस तरह से उसने शक्तिशाली अमीरों और मलिकों की अपनी शक्ति के सामने जो नतमस्तक किया, तो वही जो था अपनी आज्ञा मानने के लिए जिस तरह से बाध्य किया, वही आखिर में उसके पतन की असली वजह मानी बन गई, क्योंकि अमीरों को, तुर्क गुलाम सरदारों को ये किसी भी रूप में मंजूर नहीं था। अगले सेशन में हम दिल्ली सल्तनत के अगले महत्वपूर्ण सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसी सेशन में हम गयासुद्दीन बलबन के सिंहासनारोहण की पृष्ठभूमि में रजिया की मृत्यु के बाद और गयासुद्दीन बलबन के सिंहासनारोहण से पहले के जो 3 सुल्तान हैं इल्तुतमिश के वंश के, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह रजिया की मृत्यु के बाद, और फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, उनके विषय में भी संक्षेप में बताएंगे।